क्या आप सोच सकते हैं कि एक माँ अपनी ही बेटियों को ऐसा क्राइम सिखाए जो इंसानियत पर से भरोसा खत्म कर दे। सीमा गवित और रेणुका शिंदे, दो बहनें जिन्हें भारत की सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में गिना जाता है। साल 1990 से 1996 के बीच इन्होंने महाराष्ट्र में एक ऐसी दहशत फैलाई जिसे सुनकर आज भी लोग सिर उठते हैं। 42 मासूम बच्चों की किडनैपिंग और उनका बेरहमी से कत्ल। ये कोई मामूली क्राइम नहीं था। उन बच्चों की उम्र इतनी छोटी थी कि उन्हें खुद का ख्याल रखने का भी समझ नहीं थी, लेकिन इन दो बहनों और उनकी मां ने ना सिर्फ इन मासूमों की जान ली बल्कि इसे अंजाम देने का तरीका ऐसा था कि अदालत तक के जज सन्न रह गए। इस केस ने यह साबित कर दिया कि कुछ लोग अपनी खुशी और फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और शायद यही वजह थी कि अदालत ने इन्हें सुनाई थी 7 बार फांसी की सजा। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका नक्शील स्टोरीज पर। और आज हम बात कर रहे हैं उन दो बहनों की जिसका नाम सुनकर ही लोग कांप जाते हैं, द किलर सिस्टर्स। ये क्राइम कहानी शुरू होती है नासिक की एक छोटी सी बस्ती, जहां अंजना बाई नाम की एक औरत छोटी मोटी चोरी और पॉकेट मारना, चैन स्नैचिंग के लिए जानी जाती थी। उसका काम था दूसरों की जेब से पैसे निकालना और अपनी जिंदगी चलाना। अंजना बाई की जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब उसका दिल एक ट्रक ड्राइवर पर आ गया। दोनों ने मिलकर पुणे भागने का फैसला किया। शुरू के कुछ दिन ठीक थे और उनकी एक बेटी भी पैदा हुई जिसका नाम रखा गया रेणुका। लेकिन कुछ समय बाद ट्रक ड्राइवर ने अंजना बाई और उसकी छोटी बेटी रेणुका को छोड़ दिया। एक माँ अपनी नन्ही सी बेटी के साथ अब सड़क पर थी। अंजना बाई के पास ना कोई घर था और ना ही कोई मदद। उसने वापस छोटी मोटी चोरी करके अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी चलानी शुरू किया। किस्मत ने एक बार फिर पलटा खाया जब अंजना बाई की मुलाकात एक रिटायर फौजी मोहन गवित से हुई। दोनों ने जल्द शादी कर ली और उनकी दूसरी बेटी सीमा पैदा हुई। लेकिन ये चोरी की आदत की वजह से उसकी ये शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली। मोहन ने अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। एक बार फिर अंजना बाई और उसकी दोनों बेटियां सड़क पर थी। अब अंजना बाई के पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपना पुराना तरीका चोरी और जेब काटना दोबारा शुरू कर दिया। लेकिन अब इस काम में उसकी बेटियां रेणुका और सीमा भी शामिल होने लगी। बचपन से ही इन्हें अपनी मां के काले धंधे को अपनाना शुरू कर दिया। अंजना बाई जो उनकी मां थी अब उनकी टीचर बन चुकी थी, जो उन्हें छोटी मोटी चोरियों से लेकर बड़े क्राइम करने के रास्ते दिखाने लगे। 1989 में रेणुका की शादी पुणे के एक दर्जी किरण शिंदे के साथ हुई। एक तरफ शादी शुरू हुई तो दूसरी तरफ चोरी का सिलसिला भी चलता रहा। इन तीनों ने मिलकर एक गैंग बना ली थी। लेकिन उनका काम बस यहाँ तक सीमित नहीं रहा। अब छोटी मोटी चोरियों से ये आगे बढ़ने लगी और अब इनका निशाना बच्चों की किडनैपिंग पर आकर रुका। एक दिन अंजना और उसकी बेटी सीमा सड़क पर निकल रही थी। उसने एक बच्चे को देखा जो लगभग 18 महीने का था। ये बच्चा भीख मांगने वाली एक औरत का था। अंजना के मन में ख्याल आया कि अगर इस बच्चे को बेच दिया जाए तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, और अंजना उस बच्चे को वहां से उठा लाई। वो बच्चा उसकी गोद में था। अंजना और सीमा दोनों चोरी के इरादे से सड़क पर भटक रही थी। तभी उन्होंने एक मंदिर के पास एक आदमी का पर्स चुराने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो पकड़ी गई। भीड़ ने अंजना को पीटना शुरू कर दिया। पुलिस बुलाने की नौबत आ गई। तभी भीड़ का ध्यान चोरी से हटाने के लिए उसने बच्चे को जमीन पर पटक दिया और बच्चे के सिर से खून बहने लगा। अब लोगों का ध्यान अंजना की चोरी पर नहीं बल्कि बच्चे के बहते खून पर था। अंजना चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि एक बच्चे की मां चोरी नहीं कर सकती। बच्चे को तड़पता देखकर लोगों को तरस आ गया। उन्हें लगा कि शायद उसने चोरी नहीं की। किसी को पता नहीं चला कि ये बच्चा उसका नहीं बल्कि किडनैप किया गया है। जब लोगों ने बच्चे को देखा तो किसी ने पुलिस को शिकायत नहीं की। अंजना भी भीड़ की पिटाई से बच गई और पुलिस से भी बच गई। उसने बच्चे को अपने साथ लिया और चुपके से वहां से निकल आई। सीमा जो अपनी माँ के साथ ही थी, अब ये दोनों इस बच्चे के लिए परेशान थे। बच्चे के सिर से खून बह रहा था और वो बच्चा लगातार रो रहा था, डर से, भूख से, अपने माँ बाप के बिछड़ने से। मगर अब बच्चे की रोने की आवाज़ इन दोनों को इरिटेट करने लगी। अंजना को ये डर था कि अगर बच्चा उसके साथ रहेगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। इसलिए अब दोनों ने बच्चे को मारने का प्लान बनाया। फिर आगे जाकर एक सुनसान रास्ते में
दोनों को बिजली का एक खंभा दिखा। अंजना ने बच्चे के दोनों पैर पकड़ के उसका सिर खंभे पर दे मारा और वो उसे तब तक मारती रही जब तक वो मर नहीं गया। और बाद में उस बच्चे की लाश को उसने पास में ही कबाड़ के पास फेंक दिया। सोच के ही रूह कांप जाती है कि कैसे कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इंसानियत की सारी हदें पार कर देते हैं। इस घटना के बाद घर लौटकर अंजना बाई और सीमा ने ये बात रेणुका को बताई, लेकिन यहाँ से बात अब और डरावनी हो गई। अंजना बाई को एक नया प्लान समझ में आया। उसने सोचा कि अगर उनके साथ एक बच्चा होगा तो लोग उन पर तरस खाएंगे, भीख भी ज्यादा मिलेगी, और अगर चोरी करते वक्त पकड़े भी गए तो एक माँ को जो अपने बच्चे के लिए कुछ कर रही है उसे छोड़ देंगे। इस एक सोच के साथ उन्होंने शुरुआत की बच्चे को चुराना और उनका इस्तेमाल करने की शुरुआत। बच्चे को मारना अब उनके लिए रूटीन बन चुका था। ज्यादातर 4 साल से छोटे बच्चों को टारगेट किया जाता, क्योंकि बड़े बच्चों को संभालना उनके लिए मुश्किल होता था और बड़े बच्चे के किसी को शिकायत करने का भी डर रहता था। इसलिए ये छोटी उम्र के बच्चे जिन्हें दुनिया की समझ भी नहीं होती, उन्हें अपना शिकार बनाते। इनके टारगेट अक्सर झुग्गी झोपड़ी के बच्चे होते थे। एक तो ऐसे बच्चे को उठाने में आसानी होती और दूसरा उनको कोई पूछने वाला भी नहीं था। पुलिस या लोगों का ध्यान उन पर जाने का चांसेस बहुत कम था। इनका काम अब एक पैटर्न बन चुका था। पहले बच्चों का किडनैप करना, फिर उसका इस्तेमाल अपनी चोरी और धोखे के काम में करना, और जब बच्चे उनके किसी काम के नहीं रहते तो उनका कत्ल कर देना। अगर ये तीनों माँ बेटियां चोरी के वक्त पकड़ी जाती तो उन मासूम बच्चों को जमीन पर गिर कर लोगों का ध्यान अपने क्राइम से हटा लेती। एक तरफ चोरी की आदत और दूसरी तरफ अपने पाप को छुपाने के लिए ये तरीका। इनके लिए ये बच्चे सिर्फ एक ढाल थे, एक टूल जो इनके काले धंधे में काम आ सके। जब बच्चे उनके काम के नहीं रहते तो सोचो उनके साथ क्या होता होगा। ये सुनकर भी इंसानियत का सर शर्म से झुक जाए। ज्यादातर बच्चों को जमीन पर पटक पटक कर मार दिया जाता। एक बच्ची को उसकी गर्दन पर पैर रखकर मार दिया गया, बस इसलिए कि वो मासूम इनके किसी काम की नहीं रही। एक बच्ची के दोनों पैरों को पकड़कर उसे उल्टा लटका लिया और उसका सिर पानी में डुबो कर रखा। वो तड़पती रही, लेकिन इन लोगों के दिल में एक बार भी रहम नहीं आया। बच्चों को मारना इन तीनों के लिए मानो कोई खिलौने तोड़ने जितना आसान हो चुका था। इनके लिए ये कितना आम हो चुका था, ये इस घटना से समझा जा सकता है। एक बार इन तीनों ने भावना नाम की 10-12 महीने की बच्ची को किडनैप किया। वो मासूम बच्ची रो रही थी और उसे चुप कराने के लिए इन तीनों ने उसके सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया। जब तक वो मर नहीं गई तब तक उसे वो मारती रही। बाद में उसकी लाश को काले रंग की पॉलीथीन में डालकर वो उसे ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ी। तो उन्हें रास्ते में एक सिनेमा हॉल दिखा और उनका मन हुआ क्यों ना फिल्म देख ली जाए। लाश हाथ में थी, पर इन तीनों को कोई डर नहीं था। सिनेमा हॉल के अंदर गई, फिल्म देखी और लाश वाली पॉलीथीन को बाथरूम में छोड़कर वहां से चुपचाप निकल आई। सोचिए, ये तीनों औरतें एक मासूम बच्चे की लाश को लेकर घूम रही थी, बिना किसी डर, शर्म या इंसानियत के। इनके अंदर इमोशन और रहम जैसे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं बची थी। बाद में सफाई वाले ने जब बाथरूम साफ किया तब बच्ची की लाश मिली। इस तरह 1990 से 1996 के बीच इन तीनों ने 42 मासूम बच्चों की हत्या कर दी। ये ज्यादातर गरीब परिवार के बच्चे थे, इसलिए पुलिस ने इन मामलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, शिकायतें मिलती थी, पर गरीब परिवारों के बच्चे होने के कारण पुलिस खाना पूर्ति करके केस दर्ज कर लेती थी। इसी लापरवाही का फायदा उठाकर ये तीनों हत्या और अपहरण में और भी निडर हो गई। अंजना बाई के दूसरे पति मोहन गवित ने दूसरी शादी कर ली थी और उनकी पत्नी का नाम था प्रतिमा। मोहन और प्रतिमा की 2 बेटियां थी। 1996 में अंजना बाई अपनी दोनों बेटियों के साथ मोहन के पास वापस आ गई। कुछ दिन तक वो वहां उसके साथ ही रही, लेकिन फिर वहां से चली गई। अंजना बाई को प्रतिमा से इतनी नफरत थी कि उसने उसकी बड़ी बेटी क्रांति को अपना निशाना बनाने का प्लान बनाया। अंजना बाई ने अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर क्रांति को किडनैप कर लिया और उसकी जान ले ली। बाद में क्रांति की बॉडी को पुणे के पास एक गन्ने के खेत में फेंक दिया। प्रतिमा को शुरू से ही शक था कि ये काम अंजना बाई और उनकी बेटियों का है, इसलिए उसने पुलिस में इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई। तीनों माँ बेटियों का मकसद मोहन की दूसरी बेटी का अपहरण करना भी था, लेकिन पुलिस ने उसके मंसूबों को नाकाम कर दिया। कुछ दिन बाद दोनों बहनें पुलिस के गिरफ्त में आ गई। डर के मारे उन्हें ये मान लिया कि क्रांति की जान उन्होंने ली है, और वो भी अपनी माँ के कहने पर।
पुलिस ने दोनों बहनों से पूछताछ की और उसके बाद अंजना बाई तक भी पहुंच गई। अंजना बाई के पकड़े जाने के बाद एक राज सामने आने लगे। पुलिस को पता चला कि इन तीनों माँ बेटों का कनेक्शन बच्चों की किडनैपिंग और मर्डर से है। शुरू में पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी कुछ नए राज सामने आए। तभी पुलिस ने रेणुका के पति किरण शिंदे को भी पकड़ा। पुलिस को लगा कि रेणुका का पति भी इन क्राइम में शामिल था। किरण का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसे ऑफर दिया कि अगर वो सरकारी गवाह बनेगा तो उसे इस केस में छोड़ दिया जाएगा। डर के मारे किरण ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। किरण ने पुलिस को बताया कि एक दिन घर पर रेणुका और सीमा ये गिनती कर रही थी कि उन्होंने कितने बच्चों की जान ली है और गिनती में ये तीनों 42 बच्चों को अब तक मार चुकी थी। ये सुनकर पुलिस भी एक बार चौंक गई। जैसे ही ये खबर बाहर गई, ये केस मीडिया और अखबारों की हेडलाइन बन गया, क्योंकि वो हैं कोल्हापुर की जल्लाद बहनें। और शायद यही हिंदुस्तान की इन सबसे खौफनाक कातिल बहनों और उनकी मां की पहचान है। आज ही स्थगिती दिली। गावित बहिणींच्या फाशीच्या शिक्षेवर अंमलबजावणी करण्यास 8 वर्ष का लागली याचा खुलासा कोर्टानं राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून मागवला आहे। आतापर्यंत अशी किती प्रकरणं आहेत ज्यात राष्ट्रपतींकडून दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतरही आखिर क्यों? मासूमों को मारने के पीछे आखिर एक माँ और उसकी 2 बेटियों का क्या इरादा था? पकड़े जाने के बाद रेणुका और इंडिया में पहली बार सीरियल किलिंग का इतना बड़ा केस सामने आया था। सरकार ने फौरन सीआईडी की एक टीम को इसे इन्वेस्टिगेशन करने को कहा, लेकिन ज्यादातर केसेस पुराने थे, लगभग 1990 और 1996 के बीच, इसलिए पुलिस के पास सबूत नहीं थे। 1998 में कस्टडी में ही अंजना बाई की बीमारी से मौत हो गई। बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। अब सिर्फ रेणुका और सीमा ही बची थी जिन्हें अपने किए की सजा मिलनी थी। कोल्हापुर के सेशन कोर्ट में ट्रायल चालू था और प्रोसिक्यूशन ने 156 विटनेस को प्रेजेंट किया। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब रेणुका के हस्बैंड किरण शिंदे सरकारी गवाह बन गया। मतलब उसने कोर्ट के सामने पूरा सच बोलने का फैसला किया। किरण ने एक एक डिटेल शेयर किए, कैसे ये क्राइम प्लान होते थे, कैसे उन्हें अंजाम दिया जाता था और कैसे बॉडीज को डिस्पोज किया जाता था। किरण के सच बोलने की वजह से कोर्ट ने उसकी सजा माफ कर दी। सेशन कोर्ट ने उन्हें 13 किडनैपिंग और 10 मर्डर के लिए चार्ज किया। 29 जुलाई 2001 को कोर्ट ने सिस्टर्स को गिल्टी करार दिया, लेकिन सभी मर्डर के लिए नहीं, 6 मर्डर के लिए, क्योंकि उनमें एविडेंस स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन बाकी 4 मर्डर के लिए प्रूफ नहीं मिला। इसके बाद जज ने फैसला सुनाया कि इनको सजाए मौत यानी फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दोनों बहनें सजा की अपील पर 2004 में हाई कोर्ट और फिर 2006 में सुप्रीम कोर्ट गई। इन दोनों ही अदालत ने सेशन कोर्ट का आदेश और सजा को बरकरार रखा। दोनों किलर सिस्टर्स के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मासूमों की जान लेने वाली ये बहनें अब खुद अपनी मौत से डर रही थी। दोनों ने मर्सी पिटीशन फाइल की, सीमा ने 2008 में और रेणुका ने 2009 में। लेकिन उनकी उम्मीदों को झटका तब लगा जब ये पिटीशन रिजेक्ट कर दी गई। पहले गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र ने 2012 और 2013 में मना कर दिया और फिर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने भी 2014 में इस मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यही कहानी में आया एक और नया ट्विस्ट। सिस्टर ने बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ रुख किया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि मर्सी पिटीशन रिजेक्ट करने में 5 साल का डिले हुआ है, जबकि यह प्रोसेस 3 महीने में हो जाना चाहिए था। उनका कहना था कि इस डिले ने उनकी जिंदगी को एक कंस्टेंट फेयर ऑफ डेथ में डाल दिया है, यानी वो हर वक्त हर पल अपनी जान जाने के खौफ का महसूस करती थी। एक छोटी सी गलती की वजह से इन सिस्टर को एक और मौका मिल गया। अब शुरू हुआ सरकार का ब्लेम गेम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराया और कहा कि उन्हें कई बार रिमाइंडर भेजा था, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से अपना जस्टिफिकेशन दिया और कहा कि उन्हें अपना काम करने के लिए कुछ फिक्स रूल्स और कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग था और इस वजह से टाइम ज्यादा लगा। और 2012 में मंत्रालय में एक आग लगी थी जिसमें मर्सी पिटीशन की फाइल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी।
इसलिए फाइल को दोबारा तैयार किया गया और जिससे और ज्यादा टाइम लग गया। फाइनली 18 जनवरी 2022 को मुंबई हाई कोर्ट ने रेणुका और सीमा की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। कोर्ट ने यह कहा कि स्टेट गवर्नमेंट की नेगलेक्ट और लापरवाही की वजह से ये डिले हुआ। यह भी कहा कि रेणुका और सीमा का क्राइम बहुत हीनियस था और सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा, इसलिए आजीवन कारावास उनके लिए काफी है और वो अपनी पूरी जिंदगी यरवदा जेल में ही गुजारेंगे। आपको बता दूं कि यरवदा जेल वही जेल है जिसमें अजमल कसाब और संजय दत्त को रखा गया था। ऐसे क्राइम जब सोसाइटी के सामने आते हैं ना तो इंसानियत पर से भरोसा उठ जाता है और हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इंसान किस हद तक नीचे गिर सकता है। खैर, अगर आपको ट्रू क्राइम स्टोरी पसंद है तो आप नक्सल स्टोरीज को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट दे सकते हैं। आपका सपोर्ट मुझे और बेहतर कहानी लाने में मदद करेगा। शुक्रिया और जल्दी मिलेंगे एक और कहानी के साथ।